स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फंडामेंटल क्लासेस में। मैं अभिषेक जौहरी आपका एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। और चलिए हम लेकर चलते हैं आपको आज पॉलिटी की सीरीज पे जो हमारी चल रही है। इससे पिछली वीडियो आपने देखी होगी तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 स्टार्ट कर दिया था। राज्य के नीति निदेशक तत्व, क्या चीज पढ़ी थी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स। उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, फंडामेंटल राइट्स। तो उसी में मैंने आपको बताया था कि जो हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उसको 2 वीडियो में कवर करेंगे। पहली वीडियो में जो मैंने था, जैसे मैंने आपको बताया था, टोटल आर्टिकल है 36 से 51 तक। तो पहली वीडियो में हमने 36 से 45 आर्टिकल कवर कर लिए थे। आज हम देखेंगे आर्टिकल 46 से 51। पहली वीडियो में मैंने आपको यह भी बताया था राज्य के नीति निदेशक तत्व क्यों रखे गए, कहाँ से लिए गए हैं। एक चीज और ध्यान रखिए, जब मैं आपको बता रहा था संविधान की जरूरत, तब भी मैंने बताया था एक क्वेश्चन ये बनता है, राज्य के नीति निदेशक कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से। तो अगर मैंने प्रस्तावना में बताया था, आज फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, राज्य के नीति निदेशक तत्व हमारे संविधान में कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड में। भारतीय संविधान ने कहाँ से अपनाया, आयरलैंड में। और अगर आपको और ज्यादा डीप में जानना है तो आयरलैंड में लिए गए थे स्पेन से। आयरलैंड में कहाँ से लिए गए थे, स्पेन से। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से। जैसे फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए गए थे, कहाँ से लिए गए हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैंने पढ़ाया है आपको। तो चलिए, हमने कल देख लिया था आर्टिकल 45 तक और सब बेसिक्स राज्य की नीति निदेशक को तत्व के देख लिए थे। आज ये छोटा सा पार्ट है, क्योंकि कोई भी टॉपिक आपका इनकम्प्लीट ना रहे, पढ़ाया जाए तो पूरा कंप्लीट पढ़ाया जाए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, पॉलिटी की सीरीज आ रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देते रहें। चलिए आइए देखते हैं हम आर्टिकल 46 देखिए क्या है। 45 तक मैंने बता दिया था। आर्टिकल 46 क्या है, SC ST के शिक्षा व आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। मतलब जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हैं या जो भी लोग पिछड़े हैं, उनके शिक्षा व आर्थिक हितों को बढ़ावा मिले। मतलब यहाँ पर आर्थिक की बात करी गई है। तो इसी को कहीं ना कहीं देखते हुए, जैसे मैंने आपको 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ाया था, मैंने कहा आर्थिक आधार पर भी रिजर्वेशन होना स्टार्ट हो गए सामान्य वर्ग में। तो कहीं ना कहीं इस अनुच्छेद से प्रेरित है, अनुच्छेद 46 से। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन लिखा गया है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शिक्षा व आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। तो ये आपका जो है राज्य का दायित्व बनता है कि वो SC ST या जो भी लोग हैं उनके आर्थिक हितों के में शिक्षा और उनकी शिक्षा को बढ़ावा दे, उनके आर्थिक हितों का बढ़ावा दे। सब लोग पढ़ें, सब लोगों की इनकम अच्छी हो। जब पर कैपिटल इनकम अच्छी होगी, आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, तो देश की GDP अपने आप अच्छी होगी। तो आर्टिकल 46 हमारा ये कहता है। आर्टिकल 47 हमारा क्या कहता है, आर्टिकल 47 कहता है मद्य निषेध और पोषाहार। मतलब आर्टिकल 47 राज्य का नीति निदेशक तत्व का अनुच्छेद 47 ये कहता है कि मद्य निषेध, मतलब मद्य का मतलब होता है मदिरा पान जो है वो निषेध हो। मतलब ऐसी चीजें हम देखते हैं जो नशा उन्मूलन बने। गांधी जी का ये मानना था, कहीं ना कहीं गांधीवादी इसमें विचारधारा है। तो जैसे मैंने आपको बताया, गांधीवादी, उदारवादी, समाजवादी। तो गांधीवादी ये विचारधारा से कि मद का निषेध हो और पोषाहार मिले। मतलब आप देखते हैं कि हमारे देश में कुपोषण से काफ़ी बच्चे ग्रसित होते हैं, उसके लिए कई NGOs भी काम कर रहे हैं। हमको भी उसमें अपना प्रयास करना चाहिए। आंगनबाड़ी में भी या बच्चों के लिए भी मिड डे मील की व्यवस्था करी गई है। जैसे आप देखते हैं स्कूलों में, सरकारी संस्थाओं में मिड डे मील योजना चल रही है एक सरकार की। इसी तरीके से आप कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताएं अगर आपको पता हो कि मिड डे मील योजना सबसे पहले कहाँ पर लागू करी गई थी। और इसी तरीके से आंगनबाड़ी में आप देखते हैं पोषाहार आता है, जो सरकारी संस्थाएं होती हैं, टीकाकरण वगैरह होता है। तो यही चीज यहाँ पर राज्य का दायित्व बनता है कि वो इन चीजों का पालन कराए। अनुच्छेद 48 आपका क्या कहता है, कृषि, पशुपालन और दुधारू पशु। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं अर्थव्यवस्था की जैसे अगर आप अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें तो उसके 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। उसमें सबसे पहला क्षेत्र होता है प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें कृषि भी आती है।
तो हमारा देश जो है वो हमेशा कृषि प्रधान रहा है। हमारी जब पहली पंचवर्षीय योजना भी बनी थी तब भी कृषि पे ही जोर दिया गया था, और आज भी हम कहते हैं जय जवान जय किसान भारत के अंदर रह के, और आजकल ये मुद्दा भी काफ़ी चल रहा है। तो राज्य का ये दायित्व है कि कृषि को बढ़ावा मिले, क्योंकि हमारी इकॉनमी, भारत की जो इकॉनमी है कहीं ना कहीं बहुत हद तक कृषि पे निर्भर है, इसीलिए किसान बिल भी चल रहा है, आप देख रहे होंगे। तो कृषि को बढ़ावा मिले, पशुपालन को बढ़ावा मिले, मतलब गौशालाएं बनाई जाएं जहां पर जो है जितने भी इस तरीके के हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारी यूपी में इस समय जो है पशुपालन विभाग में या इसमें कई तरीके की प्लान चलाए जा रहे हैं, गायों के लिए गौशालाएं वगैरह बनाई जा रही हैं। तो ये उस समय ही कहा गया था कि कृषि, पशुपालन और दुधारू पशु का राज्य का दायित्व बनता है इनका संरक्षण करना और इनको बढ़ावा देना। देखिए आर्टिकल 49 क्या कहता है, राष्ट्रीय स्मारकों, वस्तुओं का संरक्षण। जैसे कि जो हमारी राष्ट्रीय स्मारक हैं, जैसे आप देखते हैं ताजमहल, लाल किला, या और भी इस तरीके से आप देखते हैं कि कोई मतलब राष्ट्रीय स्मारक हो गई या कोई वस्तु हो गई जो सरकारी है, जिस तरीके से म्यूजियम वगैरह होते हैं नेशनल, तो हमारे राज्य का ये दायित्व बनता है कि उन सब का जो है वो संरक्षण करे, उन सबको क्या करे, प्रोटेक्शन दे, उन सब का संरक्षण करे। अभी मैं आपको फंडामेंटल ड्यूटीज जब पढ़ाऊंगा तब ये बताऊंगा कि आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि उनका संरक्षण करें, सार्वजनिक संपत्ति को का अहित ना करें। कि जैसे आप देखते हैं कि हमारे लिए कुछ बनाई गई सार्वजनिक संपत्ति बनाई जाती है तो हम उसमें कहीं भी थूक देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, वो हमारी धरोहर है। तो कहीं ना कहीं राज्य का भी ये दायित्व है कि राष्ट्रीय स्मारकों और वस्तुएं जो भी हैं उनका संरक्षण करा जाए। देखिए अब आर्टिकल 50 क्या कहता है, 2 आर्टिकल्स आपके इसमें बचते हैं। आर्टिकल 50 ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं हमें संविधान का मूलभूत ढांचा या फंडामेंटल स्ट्रक्चर, जो मैंने एक बात करी थी आपको मौलिक अधिकार का संशोधन पढ़ाया था कि संविधान के जो है कोई भी संशोधन इस तरीके से ना हो कि जो है कि संविधान का जो मूलभूत ढांचा है या बेसिक स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो जाए। तो ये आर्टिकल 50 इसी बात को कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका की, कार्यपालिका व न्यायपालिका की निष्पक्षता। मतलब आर्टिकल 50 ये कहता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से अलग करता है। मतलब यहां पर कहता है कि जुडिशरी के मामलों में एग्जीक्यूटिव का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि 99 संविधान संशोधन बना था जिसमें जजों की नियुक्ति के लिए जो कार्यपालिका और संसद की एक मेंबर एक कमेटी बनाई जाए, उसको इसी बात पे रद्द कर दिया गया। ये संविधान के मूलभूत ढांचे का उद्देश्य है। तो मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था, संविधान का मूलभूत ढांचा कहीं लिखा हुआ नहीं, ये जब कोर्ट में मैटर जाता है तो कोर्ट पूरे संविधान की जो विशेष बातें हैं, जो प्रस्तावना का उद्देश्य है, या राज्य के नीति निर्देशक में आपको तो पढ़ा रहा था तो हर चीज के ऑब्जेक्टिव्स बताता, तो उन्हीं ऑब्जेक्टिव में से ही जो है संविधान का मूलभूत ढांचा निकल के आता है। तो संविधान का मूलभूत ढांचा यह है कि कार्यपालिका जो है न्यायपालिका की, कार्यपालिका से स्वतंत्रता, मतलब ये दोनों चीजों में निष्पक्षता रहे, मतलब कोई वो ना हो एक दूसरे से स्वतंत्र फ्री बॉडीज की तरह काम करे। कोई न्यायपालिका में जो है कार्यपालिका का कोई भी हस्तक्षेप ना हो, ये संविधान निर्माताओं का कहना था। आइए अब हम समाप्त करते हैं अपना अंतिम अनुच्छेद राज्य का नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 क्या कहता है संविधान का कि अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को प्रोत्साहन। मतलब हमारा, कई देशों के संविधान इस बात को कहते हैं, हमारा संविधान भी ये कहता है कि अनुच्छेद 51 के अनुसार अंतरराष्ट्रीय, मतलब जो इंटरनेशनल पीस है और जो सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन है उसको प्रोत्साहन मिले। देखिए ऐसा हुआ था कि जब हमारा भारत ब्रिटेन की गुलामी में जी रहा था तो उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1919 में। प्रथम
विश्व युद्ध जिसको आप जानते होंगे, और उसी युद्ध को देखते हुए इतनी क्षति हो गई थी, मतलब इतनी क्षति हो गई थी, इतनी बर्बादी हो गई थी कि भारत उस युद्ध का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, लेकिन तब भी ब्रिटेन की उसमें उपनिवेश होते हुए उसको भारत का हिस्सा बनना पड़ा। अब आप देखेंगे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ था 1945 में, तो सुभाष चंद्र जी, जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे मेरे साथ, तो मैं आप देखूंगा कि सुभाष चंद्र जी का जो पूरी यात्रा कर लेना, मतलब देश की आज़ादी के लिए जिसने दुनिया का कोना कोना छूटा, कोना कोना घूम लिया, वो थे सुभाष चंद्र जी बोस। उनके बारे में जब मैं आपको बताऊंगा हिस्ट्री में, लेकिन यहाँ पर समझिए तो उससे कितनी नुकसान हुआ था हर देश को, पूरी देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। इसीलिए बाद में वर्ल्ड बैंक वगैरह बने, आप देखोगे ये सारी चीज़ें, IMF वगैरह बना है। तो इसीलिए हर राज्य का ये दायित्व, खासतौर से भारतीय संविधान ने कहा है कि भारत भी एक राज्य है और उसका ये दायित्व है कि अंतर्राष्ट्रीय व सुरक्षा को प्रोत्साहन मिले। तो ये तो मैंने आपको अनुच्छेद 36 से 51 तक आपको समझा दी है और सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दी हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल से आपकी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। एक क्वेश्चन और बचता है, क्योंकि हमारा पूरा, हम लोग की टीम का, पूरी फंडामेंटल टीम का ये प्रयास है कि किसी सब्जेक्ट से आपका ऐसा ना छूटे कि अगर मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ तो आप पॉलिटी का अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फंडामेंटल राइट या प्रस्तावना या फंडामेंटल ड्यूटीज, या जैसे जैसे आप मेरे साथ आगे बढ़ोगे तो आप जो है एक भी क्वेश्चन गलत करके ना आए हो। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा, हमको भी एनर्जी मिलती रहे, आप हमारी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। चलिए देखिए, एक चीज़ और पूछी जाती है, देखिए क्या हुआ था कि केशवानंद भारती केस, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल साइंस में और मैं आपको बताता जा रहा हूँ। प्रस्तावना में मैंने इसका जिक्र करा, आगे भी इसका जिक्र किया, मौलिक अधिकारों में यहाँ पर भी मैं जिक्र कर रहा हूँ। अब हमेशा क्या रहता था, टकराव रहता था कि कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोनों में जो था टकराव की स्थिति रहती थी। तो इस स्थिति को सर्वोच्च न्यायालय में कई बार ये मैटर जाता था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ज़्यादा प्राथमिक हैं कि जो है मौलिक अधिकार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों चीज़ों में क्या रहता था, बहुत ज़्यादा इन दोनों चीजों में टकराव रहता था। तो इस टकराव पे क्वेश्चन आते थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कई बार मैटर गया है। तो इन 3 पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा, किसको प्राथमिकता दी गई। तो देखिए ये पूछा जाता है, केशवानंद भारती केस में मौलिक अधिकार को सर्वोच्च बताया गया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को प्राथमिकता दी गई। तो इस तरीके से इसमें देखिए, केशवानंद भारती जो 1973 केस था, इसमें जो था मौलिक अधिकारों को ऊपर बताया गया कि फंडामेंटल राइट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लेकिन ये बात, अगर फंडामेंटल राइट्स ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये बात उठने लगी कि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की जरूरत क्या है। तो इसीलिए जो इस टकराव के बाद फिर क्या होता है, जब 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, 42वां संविधान संशोधन, जिसको अपने आप में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, मतलब सूक्ष्म संविधान। जब आप इसके बारे में पढ़ोगे इसमें बहुत बातें हुई। ये 42 और 44 संशोधन जब आप पढ़ोगे लगभग एक दूसरे के अपोजिट भी है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे। तो देखिए 42वें संविधान संशोधन में ये कहा गया कि नहीं, राज्य की नीति निर्देशक तत्व की प्राथमिकता ज्यादा है। तो टकराव में देखिए, टकराव की स्थिति में क्या हुआ, किसको इंपॉर्टेंट बताया गया। देखिए केशवानंद भारती केस में आपसे पूछा जाए तो मौलिक अधिकार ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 42वें संविधान संशोधन में पूछा जाए तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को प्राथमिकता दी गई थी दोनों के टकराव की स्थिति में। लेकिन अब इन दोनों स्थितियों को संतुलित करने के लिए मिनर्वा मिल्स केस में, मिनर्वा मिल्स केस हुआ था एक 1980 में, उसमें जो था ये कहा गया कोई भी प्राथमिक नहीं है, दोनों में संतुलन है। मतलब कौन से केस ने संतुलन स्थापित किया था, आपको क्वेश्चन ये मिलेगा, कौन से केस ने जो था राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन की स्थिति स्पष्ट करी थी। तो वो था मिनर्वा मिल्स केस जो हुआ था 1980 में। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बता दी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल से, अब आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। मैंने आपको अंदर की चीज़ भी बता दी है। ये भी ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में कहाँ से लिए गए थे, आयरलैंड में, और आयरलैंड में कहाँ से लिए गए थे, स्पेन से। तो अब मैंने जो है बहुत बारीकी से आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में एक एक चीज़ बता दी है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो इसी तरीके से वीडियो को हमारी देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा अगर आपको मिल रहा है तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देते रहें। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।